हेलो, मैं कमल दत्त यूट्यूब चैनल डीजे एजुकेशन पर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। पिछली क्लास में हमने जो परसेंटेज में सीखा था उसी का यूज करके हम आगे वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। करते हैं उनकी प्रैक्टिस। देखिए बहुत सी। जैसे पहला क्वेश्चन है, राम ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% हो तो राम के प्राप्तांक व कुल पूर्णांक कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए। तीन चार बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 40% अंक प्राप्त किए। और जो उत्तीर्णांक से क्या है, ज्यादा है। पास होने के लिए जितने परसेंट चाहिए उससे क्या है, ज्यादा नंबर है। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 30%। पास होने के लिए कितने चाहिए? 30% चाहिए। अब देखो, पास होने के लिए तो चाहिए 30%, लेकिन राम के आ रहे कितने? 40%। कितने परसेंट ज्यादा है? 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा हो गए। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसके उत्तीर्णांक से नंबर कितने ज्यादा है। 40% लेके आया है, 30% चाहिए अपन को पास होने के लिए, तो नंबर कितने ज्यादा है? 30 अंक ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो कितने ज्यादा है? 10% ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि 10% है वो 30 नंबर के क्या है, बराबर है। 30 अंक के बराबर है। तो 10% का मान हमें पता लग गया कि 10% का मान कितना है? 30 है। तो यहां से निकालिए आप 1% का मान कितना हो जाएगा? 30/10। ये आ गया आपके पास कितना? 1% का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमसे पूछा है कि राम के प्राप्तांक तो कितने और कुल पूर्णांक कितने। तो राम के प्राप्तांक कितने हैं? 40%। तो 1% का मान 3, तो 40% का मान कितना हो जाएगा? 3 × 40। तो ये तो हो गए कितने? 120 नंबर। तो राम के प्राप्तांक हो गए हमारे पास 120। हमसे पूछा है कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक कितने होंगे? 100% होंगे। तो 1% का मान कितना? 300। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 3 को 100 से गुणा कर दे तो ये हो गया कितना? तो कुल पूर्णांक हो गए 300 और राम के प्राप्तांक पूछे तो कितने हो गए? 120। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, एक छात्र को परीक्षा में 180 अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। इस बार क्या दे रखा है कि एक स्टूडेंट कितने नंबर लेके आया है? 180 नंबर लेके आया और क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद अगर वो 30 कितने नंबर से? 30 नंबर से अगर वो 30 नंबर और लेके आ जाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। इसका मतलब ये है कि पास होने के लिए कुल अंक कितने चाहिए? 210 चाहिए। 180 लेके आया है और 30 से क्या हो गया? फेल हो गया। तो टोटल कितने अंक लाने थे उसको? 210 लाने थे। अगर वो 210 अंक लेके आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन हमें ये दे रखा आगे कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है? 30% है। मतलब यदि कोई स्टूडेंट 210 नंबर लेके आ जाए या 30% लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कि 30% का मान हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 200। या तो स्टूडेंट क्या लाए? 30% लेके आए या 210 नंबर लाए तो क्या हो जाएगी? परीक्षा पास कर लेगा। तो यहां से हम निकाल ले 1% का मान। तो 210 बटा कितना हो गया? 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटोगे 7 बार, ये हो जाएगा अपने पास 7। तो 1% का मान कितना मिल गया? 7 आ गया। हमसे पूछा क्या है? 100% कुल पूर्णांक। तो कुल पूर्णांक हमारे पास कितने होंगे? 100%। ये कितना हो जाएगा? उस परीक्षा के कुल पूर्णांक है वो कितने? अब देखो, आपको इसको एक ही स्टेप में करना है। ये हमने जो 3 स्टेप में किया है उसको एक ही स्टेप में करना है। कितने मिल गए? 30%। 30% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 210 दे रखा है। तो 30% का मान कितना है? 210 है। तो 1% का मान कितना हो गया? इससे डिवाइड कर दे। ये अपने पास क्या गया? 1% का मान। अगर 1% का मान ये है तो हमें कितना निकालना है? 100% का मान। तो इंटू कर देता हम इसको। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कटा कितनी बार? 7 बार। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 700। तो कुल पूर्णांक कितने हैं हमारे पास? 700 है। तो ये तो हमारा क्या है? बेसिक तरीका है।
चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में या जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसी तरीके से करना है। आ गया होगा सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त हुए तथा पुनर्मूल्यांकन के दौरान 18 अंक घट गए। अब इसके 48% अंक हो गए, तो 60% अंक के लिए कितने अंक लाने होंगे? ठीक है, तो एक स्टूडेंट कितने नंबर लेके आया? 54% लेके आया। एक स्टूडेंट लेके आया 54%। अब उसने पुनर्मूल्यांकन करवाया, उसको कम लग रहे थे तो 54% भी कम लग रहे थे। अब पुनर्मूल्यांकन करवाया तो 18 अंक और कम हो गए, मतलब उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब नुकसान हुआ तो परसेंटेज कितनी बन गई? केवल 48%। मतलब 54% बन रही थी, अब कितनी बन गई है? 48%। मतलब बंदा खुश नहीं था। तो कितने परसेंट कम हो गई है? 6% कम हो गई। क्या 54% लेके आया था, 48% रह गई, मतलब कमी हो गई। कितने परसेंट कम हो गए? 6% कम। लेकिन 6% कम हुए क्यों हुए? कि पुनर्मूल्यांकन के दौरान उसके क्या हुए? 18 अंक क्या हो गए हैं? कम हो गए। तो हम ये बोले कि 6% कम हो गई, या हम बोले 18 अंक कम हो गए। तो 18 अंक कम करोगे तब भी 48% बनेगी, या 54 में से 6% कम कर दोगे तब भी कितनी हो जाएगी? 48%। मतलब 6% कम हो गए, इसका मतलब है 6% का मान क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो यहां से निकालिए 1% का मान। 1% का मान कितना हो जाएगा? 18 को 6 से भाग कर दो, कितना आ गया? 1% का मान मिल गया। हमसे क्या पूछा है कि उसको 60% लाने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 1% की वैल्यू पता लग गई, और पूछना कितने की चाह रहा है? 60% की। तो 60% की कितनी हो जाएगी? 3 × 60 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 180। यदि स्टूडेंट क्या करेगा, अगर 180 अंक लेके आता है तो उसकी कितनी परसेंट बन जाएगी? 60% बन जाएगी। अब देखो, इसको एक तरीका और है, इसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और कम कर देते हैं कि 6% का मान कितना आया? 18 आ गया। कितना आ गया? 6% का मान तो हमारे पास को कितना मिला? 18 मिल गया क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कितना चाहिए? 60% चाहिए। तो क्या 6 को अगर हम 60 बनाए तो क्या कर दे? 6 को 10 से गुणा कर दे क्या? अगर इसको 10 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। जब इसको 10 गुना किया तो इसको भी 10 गुना कर दो, ये कितना हो गया? 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका हम ये भी अपना सकते हैं कि 6% का मान कितना है? 18 है, तो हमें चाहिए कितना? 60%। तो 6 को 60 बनाए तो 10 से गुणा कर दें। अगर 6 को 10 से गुणा किया है तो क्या कर देंगे? 18 को भी 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएंगे? 180 अंक हो जाएंगे। तो अगर 60% बनानी है तो कितने लाएगा? 180 अंक लेकर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और उसे 27 अंकों से फेल घोषित कर दिया, और दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उसे 45 अंकों से पास कर दिया। समझो कि क्या चीज दे रखी है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, कितने नंबर लेके आया? 32%। और यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं पास, वो 32% ही लेके आया। अब 32 से उसे क्या, 32 में क्या हो गया? फेल हो गया। कितने अंक से फेल हो गया? 27। अगर 27 अंक आते तो वो यहाँ पहुंच जाता, मतलब वो क्या हो जाता? पास हो जाता। अगर वो 27 अंक और लेके आ जाता पास हो जाता। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो कितने नंबर लेके आया है? 44%। मतलब वो 44% लेके आया है। तो जो ये पासिंग मार्क्स थे उससे उसके नंबर क्या है? ज्यादा है। कितने अंकों से पास घोषित कर दिया भाई? 45 अंकों से उसको पास घोषित कर दिया। मतलब पास होने के लिए जितने चाहिए थे उससे उसके 45 नंबर क्या है? ज्यादा है। और वो कुल कितने? 44% लेके आया। एक स्टूडेंट है, वो तो 32% नंबर लेके आया है, और वो क्या हुआ? 27 नंबर से फेल हो गया। अगर उसके 27 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट और है, वो 44% नंबर लेके आया है, और वो क्या है? पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 45 नंबर क्या है उसके ज्यादा है। तो अब एक चीज देखो कि यहाँ से हमें 44% से
32% के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है। 32 से अगर हम 44% पे जाना है तो कितने परसेंट का डिफरेंस हो गया, 12% का डिफरेंस हो गया। और ये तो हो गया अपने पास परसेंटेज का डिफरेंस, लेकिन यहां से 32 से 44 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस हो गया। देखो अगर 27 नंबर लेके आया तो ये हो गया, और यहां से अगर 45 नंबर और लेके आ जाएगा तो उसको 54% मिल जाएंगे। तो 32% से 44% के बीच में टोटल अंकों, कितने अंकों का अंतर है, 27 और प्लस कितने हो गए अपने 45, तो ये हो जाएंगे अपने कितने 72 नंबर। 32% से 44% के बीच में कितने अंकों का अंतर आ गया, 72 अंकों का। 27 तो ये हो गए प्लस 45, टोटल कितने हो गए 72 अंक हो गए। यहां से आप निकालिए 1% का मान, 1% का निकालोगे 12 से भाग कर दोगे तो 72/12 कितना हो जाएगा, तो ये 6 बार घट गया। 1% का मान आपको पता लग गया। हमें क्या चाहिए, कुल पूर्णांक, और कुल पूर्णांक होते कितने, तो 1 इकाई का मान अगर 6 है तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा 600। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हमें ये हर क्वेश्चन में एक ही चीज देखनी है कि क्वेश्चन में हमें कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है और कितने परसेंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, 1% का मान निकालेंगे और जितने की पूछी जाएगी उससे मल्टीप्लाई कर। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई करो। कर लिया होगा ट्राई सभी ने। देखो फिर से कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से पास हो जाता है। तो एक स्टूडेंट है वो कितने नंबर लेके आया, 35% नंबर लेके, और दूसरा स्टूडेंट है वो कितने नंबर लेके आया है, 40% लेके आया। अब जो 35% वाला है वो तो क्या हो गया, फेल हो गया। कितने अंक से फेल हो गया, मान लेते हैं कि हमें पास होने के लिए यहाँ पे आना है, तो 35% लेके आया, कितने अंक से फेल हुआ, 68 अंक से। मतलब अगर 68 अंक और लेके आ जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। दूसरा स्टूडेंट है वो 40% लेके आया और कितने से पास हो गया, 22 नंबर से पास हो गया। मतलब पास होने के लिए जितने चाहिए थे उससे क्या है, उसके 22 नंबर ज्यादा है। तो 35% से लेके 40% है, कितने परसेंट का अंतर है, 5% का अंतर। कितना, 5%। तो परसेंटेज का तो 5% का अंतर है, लेकिन कितने नंबर का अंतर है, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो ये अपने पास कितने हो गए, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 90 अंक का अंतर है। 5% का मान कितना, 90 है, तो 1% का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 90/5 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। 1% का मान आ गया आपके पास कितना, 18, और हमें चाहिए परीक्षा के कुल पूर्णांक, और कुल पूर्णांक होते कितने, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल पूर्णांक कितने आ जाएंगे, 1800। ध्यान रखो, इसको हम फिर से कैसे कर सकते हैं, इसी तरीके से कर लेते हैं। 5% का मान दे रखा है कितना, 90, 1% का मान कितना हो जाएगा, 90 में 5 का भाग दे दे और इंटू कर दे हम इसको कितना, 100 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। कुल पूर्णांक कितने मिल गए, 1800 मिल। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस बार देखो आपको किसी शहर की क्या दे रखी है, जनसंख्या दे रखी है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 8000 है। पहले साल में ये क्या होती है, 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में ये 20% बढ़ जाती है। तो बताइए 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो टोटल जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी, 8000 थी, और पहले साल कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई। दूसरे साल कितनी हुई, वापस से 20% बढ़ गई। तो ये जो 10% बढ़ी है, तो ये 8000 का 10% बढ़ गई। अब एक साल के बाद जो टोटल जनसंख्या होगी
उसके ऊपर कितना, उसका 20% और बढ़ गई। अब देखो बढ़ने का मतलब क्या है कि जो पहले जो संख्या थी, कोई भी संख्या थी, वो कितनी थी, 100%। अगर आपसे कहा जाए कि कोई संख्या है वो क्या हो गई, 10% बढ़ गई, कि मतलब कि पहले जो संख्या कितनी थी, 100% थी, और अब 10% बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई है, मतलब इसमें क्या कर दिया, कुछ जोड़ दिया, मतलब ये हो गई है कितनी, 110%। तो जब भी वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, 100 के अंदर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10% बढ़ रहा है तो 110% हो जाएगा, 20% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर मानते हैं कि 30% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्या हो गई, 30% की कमी हो गई, मतलब हमने क्या किया, उसको कम कर दिया। तो पहले कोई संख्या 100% थी, 30% की क्या हो गई है, कमी हो गई, तो 100% में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 30%, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 70%। तो इसका मतलब वो कम होके कितनी हो गई है, 70% हो गई। तो ऐसे ही शहर की जनसंख्या है कि 8000 शहर की जनसंख्या थी पहले, 10% बढ़ गई, मतलब पहले अगर 100% थी जनसंख्या तो 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 110%। तो इसका मतलब 8000 का हम क्या निकाल देंगे, 110% निकाल देंगे। उसके बाद क्या हुई, 20% बढ़ गई, मतलब एक साल के बाद तो शहर की जनसंख्या ये हो गई। अब इसका कितना, 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो मतलब कितना हो गया, 120%। 120% कितना हो गया ये। तो 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या टोटल कितनी हो गई, ये हो गई। हमसे पूछा है कि 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, बच के आपके पास कितना, 3 × 11 जब आप इनको गुणा कर होंगे ये आपके पास आ जाएगा 10,000। तो 2 वर्ष के बाद जो शहर की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 10,508 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, आगे देखते हैं एक और। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले प्रथम वर्ष में ये 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है, और तीसरे वर्ष में क्या हुई, 30% क्या हो गई, बढ़ जाती है। इस बार 3 साल के बाद की जनसंख्या पूछ रहे हैं। तो शुरुआत में हमारे पास जनसंख्या कितनी थी, 10,000, पहले साल कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 110% हो गई, तो 110% निकाल दी। दूसरे साल क्या हुई, 20% कम हो गई, तो 20% कम हो गई तो मतलब क्या, पहले 100 थी तो 20% कम हो गई तो कितनी हो गई, 80% ही रह गई, 80% निकाल दिया। तीसरे साल में क्या हुई, 30% बढ़ गई, तो मतलब 30% बढ़ेगी तो क्या 130% हो जाएगी, 130% निकाल दिया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, बच गया कितना, 110 इंटू 8 तो आप गुणा कर लीजिए, आ जाएगा पास। तो शहर की 3 साल के बाद जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 11,440 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, 20% दवा पर, 5% शिक्षा पर, 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज 10% आया, तो एक व्यक्ति है तो उसकी आय, जो भी आय है, मान ली भाई उसकी कितनी आय है, 100। अब देखो आय जो होती है, आय का मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति कमा रहा है वो कितना खर्च कर रहा है, जो खर्च है वो हम बोले व्यय प्लस उसकी बचत, यही होंगी। आय में क्या होता है, जो उसका खर्चा हो गया और जो खर्चा करने के बाद जो रुपए बच गए उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। तो आय हमने मान ली कितनी, 100% है। अब एक व्यक्ति अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है, 20%। 20% तो उसने किस पे खर्च किया है, भोजन पे खर्च कर दिया।
15% किस पे खर्च किया है? किराए पे खर्च कर दिया। और 20% उसने किस पे खर्च किया? दवा पे किया। 5% उसने किस पे कर दिया? एजुकेशन पे कर दिया। 10% उसने कुछ सामान मंगाया पे कर दिया। और आगे 10% अन्य चीजों पर खर्चे। तो जो उसकी आय थी, मतलब आय का 20% खर्च किया, आय का 15% खर्च किया, आय का ही 20% खर्च किया, आय का ही 5% खर्च कर दिया। तो इसका मतलब ये टोटल कितना परसेंट खर्च हो गया? तो आप सभी अपन इनको जोड़ लेते हैं, 30, 40, 50, 60, 70 और 80%। तो उस व्यक्ति ने अपनी आय का टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया? 80% खर्च कर दिया। अगर वो बंदा 80% खर्च करता है, उसके बाद क्या करता है? कुल बचत कितनी है उसकी? 4,000 रुपए। कुल बचत कितनी है? 4,000। मतलब अगर 100% आय थी और 80% अगर वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की हो गई? बचत कितने की हो गई? 20%। ठीक है। अब 20% का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या? तो 20% का मान हमारे पास कितना है? 4,000 है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 4,000 को क्या करोगे? 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 2 से कट जाएगा। 1% का मान कितना आ गया? 200। 1% का मान कितना? 200। और आय हमने कितनी दी थी? 100%। तो 1% का मान हमें पता लग गया, तो 100% का बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना आ गया? 20,000। मतलब उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है? 20,000 है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 10% किराए पर, 5% दवा पर, 10% शिक्षा पर, 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है, और उसकी जो बचत है वो कितनी है? 2700 रुपये है। तो उसकी आय क्या होगी? और उसको बताना है कि किराए पर खर्च भी कितना होगा। इस बार आय और हमें किराए का खर्च पूछ रहा है कि कितने रुपए वो किराए पे खर्च करता है। तो आय आय हमने मान ली कितनी है? 100%। आय कितनी है? 100%। कितना खर्च कर दिया? 15% उसने भोजन पे खर्च कर, 10% उसने क्या कर दिया? किराया दे दिया, 5% उसने दवा पे खर्च कर दिया, 10% उसने किस पे खर्च किया है? शिक्षा पे खर्च किया है, और 30% इस बार उसने अन्य चीजों पे खर्च कर। तो ये उसका क्या आ गया? खर्चा आ गया। टोटल हम जोड़ लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 15, 10, 25, 30, 40 और 70। इसका मतलब है कि वो अपनी आय 100% थी, उसमें से 70% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो ये उसका क्या आ गया? वे आ गया, खर्चा आ गया। परसेंट वो खर्च कर रहा है। तो बचत कितने की हो गई? बचत कितने की हो गई? 30%। बचत 30% की। लेकिन क्वेश्चन में बचत कितनी दे रखी है? 250 रुपये, 2,700। 30% का मान हमें पता लग गया कितना है? 250। 1% का मान कितना हो जाएगा? 2,700 को डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, इसका भाग दोगे कितना? 1% का मान है कितना आ गया? 90। हमसे पूछा है उसकी आय, तो आय तो है हमारे पास कितनी? 100%। 1% का मान पता लग गया, हम बता सकते हैं 100% का मान, तो क्या कर दे? 100 से गुणा कर दे। तो ये हमारे पास उसकी आय आ गई कितनी? 9,000। और हमसे पूछा क्या है कि वो किराए पे कितना खर्च करता है। तो बताइए, देखो किराए पे कितना खर्च कर रहा है? 10% खर्च कर रहा है। तो 1% का मान अगर 90 है, तो 10% का मान कितना हो जाएगा? 10 से गुणा कर दे, कितना हो गया? 900। तो ये तो हो गया उसका किराया, और ये हो गई उसकी क्या? आय। दोनों ही चीज निकल गई कि हमें 1% का मान पता लग गया। अब आय पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, किराया पूछे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि भोजन पर कितना खर्च करता है, तो भोजन पर हम क्या करेंगे कि 1% तो हमारे पास 90 रुपए है, तो 15% हो गया, तो 15 से हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि भोजन पर कितने रुपए वो खर्च कर रहा है। देखिए अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 30% भोजन पर तथा उसके शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है,
तो उसकी बचत 6,300 रुपये है, तो उसकी आय क्या होगी? एक आदमी है, कमा रहा है, सैलरी जो भी थी 20% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। लेकिन खर्च करने के बाद जो बची हुई राशि है उसका कितना, 30%। इस बार देखो आपको कुछ अलग दे रखा है। पीछे वाले क्वेश्चन में देखना, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि वो अपनी आय का ही 15% कर रहा है, अपनी ही आय जो भी थी उसी का 10% कर रहा है, आय का ही टोटल का 5% कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस बार ये नहीं दे रखा, इस बार आपको दे रखा है कि जो उसकी आय है उसका तो उसने किया 20% खर्च किराए पर, लेकिन अब जो बच गया उसके पास जो पैसा बच रहा है उसका कितना, 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, भोजन पे भी खर्च कर दिया। अब उसके बाद जो बच गए, जो पैसे बचे हैं उसका कितना, 50% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो लास्ट में कितना बचा, जो बचा है वो कितना है उसके पास, 6,300। तो हमने मान लिया कि जो उसकी आय है, इस बार देखो आय 100 नहीं मानेंगे, इस बार आय मानेंगे उसकी x मान, कि जो उसकी आय है वो कितनी है, x है, तो x है। आय का कितना परसेंट खर्च किया, 20%। इस बार क्या किया है, 20% तो उसने खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 80% बच गया। क्या, जो भी आय थी उसका उसने क्या किया, 20% तो खर्च कर दिया, बच गया कितना, 80%। अब बच गया ये, अब बचा हुआ है, इसका कितना खर्च किया है, 30% खर्च कर दिया। इस बचे हुए का क्या किया, 30% खर्च कर दिया। तो बताइए बच गया कितना, 70%। जो बचा हुआ था पहले उसका क्या किया, 30% तो खर्च कर दिया, लेकिन बच गया कितना, 70%। अब ये जो पैसा उसके पास बचा है इसका 50% उसने क्या कर दिया, शिक्षा पे खर्च कर दिया। 50% खर्च कर दिया तो वापस से बच गया कितना, 5% ही बचेगा। फिर से समझो एक बार कि प्रारंभिक जो आय थी वो हमने कितनी मान ली भाई, शुरू में जो भी आय थी उसकी कितनी थी, x थी, और अपनी आय का 20% खर्च कर दिया। जब 20% वो खर्च कर चुका है तो बचेगा कितना, 80%। तो हमने उसकी आय का क्या निकाल लिया, 80% निकाल लिया। अब शेष का ये जो बची हुई आय है इसका कितना खर्च किया, 30% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 70% खर्च कर दिया। अब उसके पास ये वाली आय बची हुई है, उस बची हुई आय का उसने कितना खर्च कर दिया, 50% खर्च किया, तो 50% खर्च किया तो बच गया कितना, 50%। तो अब टोटल उसके पास इतने रुपए बचे हुए हैं, लेकिन ये बोला इतने रुपए नहीं बचे, कितने रुपए बचे हैं, 6,300 रुपए बचे। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 6,000, आ रही है बात समझ में, तो ये आ जाएगी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे, ये 4 बार कट गया, 5 बार कैंसिल, 2 बार से काटोगे, टोटल अपने पास बची। इन सभी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाओ, 6,300, 5 × 5 कितना हो गया, 25, और ऊपर कितना था, 7, तो 7 आ गया बटे 7 से इसको कैंसिल कर दो, बच जाएगा 900 बार। 900 को 25 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 22,000। ठीक है, तो जो उसकी आय थी टोटल वो कितनी हो गई, 22,000। अब दो, एक तरीका तो इसका ये है, दूसरा तरीका, एक तरीका और है, दूसरा तरीका ये है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम कम कर लेते हैं बिना एक्स के, कि उसने कितने रुपए खर्च किया, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है, और 30% उसने खर्च किया मतलब 3/10 हो गया फ्रैक्शन में, और 50% है, 50% तो फ्रैक्शन में चेंज किया 1/, मतलब अगर 100% था तो 100 में से तो 20% खर्च कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास उसकी आय 5 थी तो 5 में से 1 खर्च किया। ठीक है, कितना, 5 में से 1 खर्च किया,
5 में से 1 खर्च किया तो बच गया कितना, 4। अब बचे हुए का 10 है, तो 10 में से 3 खर्च किया तो बच गया कितना, 7 बच गया क्या। और 2 में से 1 खर्च किया तो कितना बच गया, 1 बच गया। फिर से देखो, 5 अगर टोटल है, 5 में से 1 तो खर्च किया, बच गया कितना, 4। 10 में से 3 खर्च कर दिया तो बच गए 7। 2 में से 1 खर्च कर दिया तो बच गया कितना, 1। तो इसका मतलब इन सभी को गुणा कर लो, टोटल कितना हो गया आपके पास, तो हो गया क्या, ये तो कितना हो गया, तो, और इनको गुणा कर लो, कितना हो गया टोटल, 250। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो उसकी आय थी तो वो तो कितनी है, 2 है, और बचत उसकी कितनी है, 28 है। तो हमें क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है, बचत ही तो दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 6300। तो 28 इकाई का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6300। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, बटे 28। और आय हमसे पूछा है तो आय कितनी इकाई है, 100 इकाई है, इंटू कर देते इसको 100 से। अब देखो इसको कैंसिल कर लो, 7 से काटोगे ये 4 बार कट जाएगा, ये कट गया आपके पास 200 बार। 4 से इसको काटोगे ये कटेगा कितनी बार, 25 बार। 25 को जब वापस 900 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 22,500। तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये है कि हम x से ना करें तो दूसरा तरीका फिर हम इस मेथड से करेंगे कि इनको फ्रैक्शन में चेंज कर ले और कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान बना। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर और शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है और उसकी बचत कितनी है, 29,400 रुपए। तो वही आय हमने स्टार्टिंग में मान ली कितनी है, x है। तो x का कितना परसेंट खर्च किया उसने, 20% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना उसका, 80%, 80%। शेष का कितना कर दिया, 25% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 75%, 75%। और शेष है उसका कितना, 30% उसने खर्च कर दिया, तो बच गया कितना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ये इतना नहीं बचा है, कितना बच रहा है, कि जो बचत है वो है 29,400। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक कटेगा 4 बार, अच्छा इसको काटे ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कैंसिल कर दीजिए, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। हाँ, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज दो, ये अपने पास हो गया 29,400 इंटू हो गया 50, और इधर बचा था केवल 3 इंटू। को एक बार 7 से काट लो, 7 से कट गया कितनी बार, 3 बार, और इसको 7 से काटोगे तो ये कट जाएगा अपने पास 7 चौक 28, 7 दूनी 42, और 3 से फिर ये दोबारा कट जाएगा, 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा कितना, 1400 को आप कीजिए गुणा 50, ये हो जाएगा आपके पास 14,75 और 70,000 की जो आय है वो कितनी है, 70,000। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।